रहमत ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि माँ जी की तबीयत की खराबी पर रुमैसा बेगम एक और नई चाल चलती हैं। वो तो कब से दुआएं कर रही हैं इनके मरने की, लेकिन फिर से बच गई तो आलम साहब के सामने अच्छा बनने का ड्रामा करती है। जुबैदा को बुरा बनाती है कि मुझे साथ नहीं लेकर गई, जानबूझकर इसने ये सब किया। साथ ही माँ जी की टांगें भी दुबा रही है। ऐसे में आलम साहब जब कहते हैं ना, माँ जी आप थोड़ा ठीक हो जाए तो मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा, और यहीं पर रुमैसा बेगम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो आलम साहब को कभी इजाज़त नहीं देंगे कि अम्मा जी की जिम्मेदारी मैं कैसे उठा सकती हूँ। सारी ज़िंदगी वो ज़ुबैदा के साथ रही हैं। बहरहाल बारी अपने वालिद से बात कर चुका है, परीक्षा से शादी करूँगा, और इसके वालिद ने भी साफ इनकार कर दिया। शायान साहब ये सब पहले से ही जानते थे, और अब वो जालिम समाज बनकर इन दोनों के बीच में खड़े हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। स्टेटस का फ़र्क इनके लिए बेटे की पसंद से बढ़कर है। मिनाल भी समझाने की कोशिश करती है कि बारी समझदार है, अपने लिए फ़ैसला ले सकता है, और वो जिस नेचर का है इसे परीक्षा से बेहतर लड़की नहीं मिल सकती। लेकिन शयान साहब की ना हाँ में नहीं बदलती। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, परीक्षा और बारी की शादी मेरी ज़िंदगी में तो नहीं हो सकती। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। और अब परीक्षा से अपने बेटे की जान छुड़वाने के लिए वो इसे ना सिर्फ नौकरी से निकालेंगे, बल्कि एक बहुत बड़ी रकम का चेक पकड़ाएंगे ताकि वो इनके बेटे की ज़िंदगी से निकल जाए। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा, जिसके दिल में बारी ने अपनी जगह बना ली है, वो मोहब्बत तो करती है, लेकिन अब बारी ने जिस तरह इसकी फैमिली के लिए, ख़ास तौर पर इसकी दादी के लिए किया, इस बात पर परीक्षा का रवैया भी नरम हो चुका है। बारी फ़ोन करता है, परीक्षा को इसकी खैरियत पूछता है, जिस पर परीक्षा कहती है मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं, ऑफिस में कोई काम है तो बता दे, मैं सुबह आ जाती हूँ। जिस पर बारी कहता है नहीं, मैं सिर्फ दादी की तबीयत पूछने के लिए फ़ोन किया था, इन्हें मेरी तरफ से पूछना। बहरहाल परीक्षा फ़ोन बंद करती है, बारी का शुक्रिया अदा करते हुए कि जो कुछ भी आपने मेरे और दादी के लिए किया, मैं इस पर आपकी शुक्रगुजार हूँ। बाहर मौजूद अलीज़े इनकी बातें सुन रही थी। अंदर आती है और परीक्षा से पूछती है कि अब बारी ने तुम्हें प्रपोज़ किया है। अलीज़ा थोड़ा घबरा जाती है और फिर कहती है कि मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी, लेकिन मैंने बारी को इनकार कर दिया है, मैं उससे कैसे शादी कर सकती हूँ। जिस पर अलीज़े को गुस्सा आता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, इतना अच्छा शख्स, तुम्हें बारी भाई ही डिज़र्व करते हैं, तुम्हें इस तरह इनकार नहीं करना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ ज़ूबिया बुलाने आती है परीशे आपी को कि दादो बुला रही हैं। परीशे दादो के पास जाती है, जिस पर वो इसे अपने सामने बिठाकर कहती हैं मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में ही शादी कर लो। अलीज़े की तो शादी हो गई, अब तुम शादी के लिए हाँ कह दो। परीशा मना करने की कोशिश करती है, जिस पर दादी इमोशनल करती हैं, क्या तुम अपनी दादी की ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी। अब यहाँ पर परीशा की आंखों में आंसू हैं, सर झुका लेती है कि दादों के लिए तो वो कुछ भी कर सकती है। वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी जुबैदा बेगम भी अपनी बेटी के मान जाने पर खुश है, और इधर अचानक से रात में एक बार फिर से परीशा की दादी की तबीयत ख़राब हो जाती है, इनकी सांसें उखड़ रही हैं। जुबैदा बेगम इस बार सीधा आलम साहब को फ़ोन मिलाती है ताकि इन्हें बुलाकर अम्मा जान को हॉस्पिटल ले जाया जा सके। पहले भी वो इस बात का ताना दे चुके हैं, लेकिन आलम साहब तो सोए पड़े थे, और इनका फ़ोन उठाती हैं रुमैसा बेगम। कान को फ़ोन लगाए वो कुछ नहीं बोलती, सुनती हैं। दूसरी तरफ जुबैदा बेगम बौखलाए हुए बताती हैं कि अम्मा जान की तबीयत बहुत ख़राब है, हमें इन्हें फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन रुमैसा बेगम कोई जवाब नहीं देती, बल्कि फ़ोन ही बंद कर देती हैं। इधर जुबैदा बेगम हैरान कि आलम ने ये सब क्यों किया, अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचा और फ़ोन बंद कर दिया। वो रो पड़ती है। अलीज़े भी इमोशनल हो जाती है अपनी माँ को देखकर, और इनसे कहती है कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा। वो एम्बुलेंस बुलवाती है और दादी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। दोनों माँ बेटी हॉस्पिटल में तनहा परेशान हो रही हैं। परीशा भी अपने बाप के रवैये पर सख्त नाराज़ है कि दादी को अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी है, अबू को चाहिए था ना कि वो रोज़ दादी की तबीयत पूछने आए। बहरहाल सारी रात हॉस्पिटल में गुजारने के बाद सुबह ये लोग वापस आते हैं दादी की तबीयत संभलने के बाद, और यहाँ पर आलम साहब को जब पता चलता है कि एक बार फिर से जुबैदा ने मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर अम्मा जान को यूं हॉस्पिटल ले जाने की गलती कर दी, इस बात पर वो शदीद गुस्सा करते हैं। जुबैदा बेगम कहती रही कि मैंने रात को आपको फ़ोन किया था, लेकिन आपने फ़ोन सुनकर बंद कर दिया। आलम साहब फ़ौरन जुबैदा को झूठा कह देते हैं, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मुझे कोई कॉल नहीं की, अम्मा जान की नज़रों में मुझे बुरा बनाना चाहती हो, तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो ना। तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ सिर्फ अपनी माँ के लिए, वरना 3 लफ्ज़ कहकर कब का फारिग कर देता। इनकी जली कटी सुनकर जुबैदा तो खामोश है, लेकिन परीशा खामोश नहीं रहेगी। वो अंदर से आती है, गुस्से से भरी अपने बाप पर चिल्लाती है, हमने आपको फ़ोन किया था, अगर आपके फ़ोन में कॉल रिकॉर्ड नहीं है
تو یہ ہے میرے فون میں، دیکھیں یہ رات کو فون آپ نے اٹھایا اور کتنی دیر ہماری بات بھی سنی لیکن پھر بھی نہیں آئے، اور میری ماں کو یہ دھمکیاں دینا بند کریں۔ وہیں دوسری طرف زہیب کی ماں کافی پریشان ہو جاتی ہیں، بیڈ پر لیٹے لیٹے تھک چکی ہیں، اپنی بیٹی سے کہتی ہیں کہ خواہ مخواہ تم نے میرے پاؤں کی موچ کا بہانہ بنا دیا، اب تو یوں لیٹ لیٹ کر سچ مچ میری ٹانگوں میں درد شروع ہو چکا ہے۔ کاش ان دونوں ماں بیٹی کی باتیں زہیب سن لے اور اسے اندازہ ہو کہ وہ لیزے کو نیچا دکھانے کے لیے کس حد تک گھٹیا چالیں چل رہی ہیں۔ ہر بار یہی گھسی پیٹی کہانی ہوتی ہر ڈرامے میں۔ اب تو لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ عین موقع پر اس طرح کیوں کسی کی اچانک سے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا پاؤں مڑ جاتا ہے، فریکچر ہو جاتا ہے۔